किसी भी ट्रेड को लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि चार्ट पर आपको यह सिग्नल दिखाई दे। यह सिग्नल जिसे मैं यहाँ बता रही हूँ उसे फर्स्ट पुल बैक कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि इसे कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप हर ट्रेड में नुकसान कम कर सकें और मुनाफा बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पुल बैक क्या है? फर्स्ट पुल बैक एक ऐसा पैटर्न है जो लगभग हर ट्रेड सेटअप में दिखाई देता है। यह कुछ इस तरह काम करता है। मान लीजिए कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है और अब अप ट्रेंड की तरफ मूव करने लगा है। जैसा कि हम जानते हैं, परफेक्ट वी शेप रिवर्सल बहुत कम ही होता है। आमतौर पर क्या होता है कि प्राइस रिवर्स होना शुरू करता है, थोड़ा सा पुल बैक करता है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये शुरुआती पुल बैक जो रिवर्सल के बाद होता है, इसे ही फर्स्ट पुल बैक कहते हैं। मैं ये बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ जब मैं कहती हूँ कि यह पैटर्न चार्ट पर हर जगह पाया जाता है। सबूत चाहिए? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, बिटकॉइन 4 घंटे का चार्ट। प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर उसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसने एक छोटा पुल बैक किया। गोल्ड XAU, इस बार प्राइस पहले अप ट्रेंड में था लेकिन फिर डाउन ट्रेंड में मूव करने लगा, लेकिन नीचे जाने से पहले उसने हल्का सा पुल बैक किया। एप्पल स्टॉक का चार्ट, यहाँ प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। उसने पहले पुल बैक किया और फिर ऊपर की ओर बढ़ता रहा। आप इस तरह के अनगिनत उदाहरण किसी भी चार्ट पर ढूंढ सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में छिपा है। चलो इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक सेटअप देखा जहां प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, लेकिन फिर खरीदारी का दबाव बढ़ने लगा। एक ट्रेंड ट्रेडर के तौर पर अगर आप देख रहे हैं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको लग सकता है कि एंटर करना चाहिए, लेकिन ट्रेंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर तुरंत बाय करना सही कदम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चांस है कि प्राइस वापस नीचे आ जाए, या उससे भी बुरा, अप ट्रेंड पूरी तरह फेल हो जाए। अगर आप हाई पर एंटर करते हैं और आपका स्टॉप लॉस टाइट है, तो सिर्फ प्राइस के पुल बैक से ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और अगर आप पुल बैक को ध्यान में रखते हुए एक वाइडर स्टॉप लॉस सेट करते हैं, तो अगर ट्रेंड फेल होता है तो आपका लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि पहले पुल बैक पर इंतज़ार करके एंटर करना लगभग हमेशा बेहतर विकल्प होता है। पुल बैक पर एंटर करने से आपको एक फेवरेबल प्राइस पर ट्रेड में एंट्री मिलती है, जिससे आपका स्टॉप लॉस टाइट हो सकता है। अगर पुल बैक के बाद प्राइस और गिरती है तो यह एक सिग्नल है कि अब ट्रेंड इनवैलिड हो गया है। ऐसे में टाइट स्टॉप लॉस आपके लॉस को छोटा रखता है। लेकिन अगर ट्रेंड कायम रहता है और प्राइस फिर से ऊपर की ओर जाती है, तो आप लोअर प्राइस पर एंटर करने की वजह से बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह एक विन-विन स्थिति है। फेल्ड ट्रेड्स पर छोटे लॉस और सक्सेसफुल ट्रेड्स पर ज़्यादा गेन। अब आइए इस स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है ट्रेंड रिवर्सल को पहचानना। यह पार्ट बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो ट्रेड सिंपल वर्क नहीं करेगा। आइए जानते हैं कैसे करें। सबसे पहले ट्रेडर्स को यह सिखाया जाता है कि अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स को कैसे पहचानें। अगर प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है तो वो अप ट्रेंड है। अगर प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है तो वो डाउन ट्रेंड है। सिंपल है, राइट? लेकिन ये बात है कि आप शायद इसे गलत समझ रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए एक चार्ट है जो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, क्लियरली अप ट्रेंड दिखाता है, लेकिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। प्राइस नीचे की तरफ जाती है और एक पहले वाले लो को तोड़ती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स गलती करते हैं। जब ये लो तोड़ दिया जाता है तो काफ़ी लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया और अब हम डाउन ट्रेंड में हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये चार्ट अभी भी फंडामेंटली बुलिश है। हाँ, प्राइस ने एक लो तोड़ दिया है, लेकिन ये लो एक्चुअली वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वैलिड लो को नहीं तोड़ा जो ये वाला था। मैं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। एक लो को वैलिड माना जाने के लिए प्राइस को पहले वाले हाइज को तोड़ना ज़रूरी होता है जब लो बना हो। हमारे एग्जाम्पल में प्राइस ने एक्चुअली पहले वाले हाइज को नहीं तोड़ा जो ये था। इसका मतलब वैलिड लो ये वाला है। तो प्राइस यहाँ कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब तक ये वैलिड लो के ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंड ही माना जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अगर प्राइस ऊपर जाकर पहले वाले हाईज को तोड़ती है तो ये एक नया हाई एस्टैब्लिश कर देती है। इस केस में वैलिड लो शिफ्ट हो जाता है, जो कि सबसे रीसेंट लो होता है ब्रेकआउट से पहले। ट्रेंड रिवर्स होने के लिए प्राइस को अब यह नया वैलिड लो तोड़ना पड़ेगा। चलिए अब एक रियल चार्ट पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वैलिड लो ये वाला है क्योंकि इसने पहले वाले हाई को तोड़ा था। बाद में प्राइस नीचे जाकर इस वैलिड लो को तोड़ती है। इस ब्रेक से रिवर्सल कंफर्म हो जाता है क्योंकि प्राइस वैलिड लो के नीचे क्लोज कर गई थी। ध्यान रहे कि रिवर्सल को कंसिडर करने के लिए कैंडल का वैलिड लो के नीचे क्लोज होना ज़रूरी होता है। जब आप ये समझ जाते हो कैसे एक वैलिड रिवर्सल को पहचाने, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं, जो कि पहला पुल बैक पर एंट्री लेना है। जब हमें पहला पुल बैक पर एंटर करना होता है तो हमें ये समझना पड़ता है कि पुल बैक कहाँ फॉर्म हो सकता है। यह ज़रूरी है क्योंकि पुल बैक्स कहीं भी चार्ट पर फॉर्म हो सकते हैं और सही जगह पे आइडेंटिफाई करना एंट्री टाइमिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेरे अनुभव से एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पहला पुल बैक अक्सर फॉर्म होता है और बाउंस करता है और इसे सप्लाई और डिमांड लेवल्स कहा जाता है। जो लोग सप्लाई और डिमांड लेवल्स से अनजान हैं उनके लिए ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट बायर्स या सेलर्स ने ट्रेड्स की होती हैं। बेसिक आइडिया ये है कि अगर प्राइस सप्लाई या डिमांड लेवल की तरफ रिट्रेस होता है तो उस लेवल से बाउंस होने की हाई चांस होती है, वैसे ही जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो अगर हम इन लेवल्स को चार्ट पर आइडेंटिफाई कर सकें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पहला पुल बैक कहाँ होगा। सप्लाई और डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस एरिया को देखें जो शार्प प्राइस मूव के बिल्कुल पहले हो। मान लीजिए अगर प्राइस शार्पली अपवर्ड्स मूव करता है तो उस राइज से पहले का एरिया डिमांड लेवल कहलाता है। सिमिलरली अगर प्राइस शार्पली डाउनवर्ड्स मूव करता है तो उस ड्रॉप से पहले का एरिया सप्लाई लेवल कहलाता है। हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हुए हम ये इम्पल्सिव डाउनवर्ड्स मूव देख सकते हैं और सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हैं। लास्ट कैंडल को हाईलाइट करें जो इम्पल्सिव मूव के होने से पहले थी, जो कि ये वाली है। रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके जोन को कैंडल के हाई से लो तक ड्रॉ करें। यह मार्केट एरिया आपका सप्लाई जोन बन जाता है। जब आप सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप सेल ऑर्डर सप्लाई लेवल के नीचे प्लेस कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस स्लाइटली ऊपर सेट कर सकते हैं। सप्लाई लेवल और टारगेट को आप अपने स्टॉप लॉस के साइज़ का 2 गुना सेट कर सकते हैं या फिर आप प्रीवियस लोज को अपना प्रॉफिट टारगेट भी बना सकते हैं। अब मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इस स्ट्रैटेजी के बारे में। आप मार्केट में करंट प्राइस पर एंटर नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने डिज़ायर्ड एंट्री प्राइस पर एक लिमिट ऑर्डर सेट कर रहे हैं, साथ ही अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स भी। जब सब कुछ सेट हो जाए तो बस उसे छोड़ो और प्राइस को अपने हिसाब से मूव करने दो। ट्रेड तभी एक्टिवेट होती है जब पहला पुल बैक होता है और प्राइस आपके एंट्री पॉइंट को हिट करती है। जैसे इस एग्जाम्पल में प्राइस वापस आती है, हमारा सेल एंट्री हिट करती है और सप्लाई लेवल से बाउंस होता है, जिसे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते वक्त कुछ ऐसे वक्त आएंगे जब आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा लेकिन प्राइस आपके एंट्री को ट्रिगर नहीं करती, और यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई आपका पैसा लूज नहीं होता। अगर नहीं तो फोर्स मत करें, बस पेशेंस रखें और अगले मौके का इंतज़ार करें। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला स्टेप है ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट करना, और इस सेटअप में हमने देखा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में थी और फिर अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर मूव में प्राइस ने हमें कोई क्लियर लोअर हाइज या लोअर लोज नहीं दिए जिसे हम मार्क कर सकें, क्योंकि ड्रॉप एक स्ट्रेट स्विंग में हुआ। तो हम कैसे जानेंगे कि ये अपवर्ड्स मूव रिवर्सल का पार्ट है जब कोई क्लियर हाइज या लोज नहीं है? यही ट्रेंड इंडिकेटर्स का रोल आता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे MACD ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिलायबल है। तो चलिए इसे अपने सेटअप पर अप्लाई करते हैं। जब MACD अप्लाई कर लिया जाता है तो हम इसे कंफर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये अपवर्ड्स मूव वैलिड रिवर्सल है या नहीं। इस सेटअप में हम देखते हैं कि MACD अपवर्ड क्रॉस होता है। इस पॉइंट पर ये हमारा सिग्नल है कि रिवर्सल वैलिड है और अब हम अप ट्रेंड में हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको कोई और मदद चाहिए हो तो बताइए,
जो पहला पुल बैक आ रहा है उसमें एंटर करना है। इसके लिए हमें डिमांड लेवल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस सेटअप में हम देख सकते हैं कि इम्पल्सिव मूव अपर की तरफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो जो पहली कैंडल इम्पल्सिव मूव से पहले थी वही हमारा डिमांड जोन है। अगला स्टेप है कि हम डिमांड लेवल के हाइस पर एक बाय ऑर्डर प्लेस करें, अपना स्टॉप लॉस डिमांड लेवल के नीचे थोड़ा सा रख के और टेक प्रॉफिट को मोस्ट रीसेंट हाई के टारगेट पर सेट करें। उसके बाद हमें बस प्राइस का वेट करना होता है कि वो हमारे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग फॉलो करें। इस एग्जाम्पल में प्राइस पुल बैक करते हुए हमारे बाय एंट्री को ट्रिगर करता है और फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है हमारा टेक प्रॉफिट हिट करने के लिए। अब ये ट्रेड सक्सेसफुल होने के बावजूद आप नोटिस करेंगे कि प्राइस ने थोड़ा सा ड्रॉडाउन एक्सपीरियंस किया था और स्टॉप लॉस के बहुत क्लोज आ गया था, लेकिन हमने अपने इनिशियल प्लान पर स्टिक किया और ट्रेड को प्ले आउट होने दिया, तो प्राइस इवेंचुअली बाउंस हुआ और हमारा टेक प्रॉफिट हिट किया। ये दिखाता है कि हमारे इनिशियल ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक करना कितना ज़रूरी है। थोड़ा सा ड्रॉडाउन होने पर भी एनालिसिस पर ट्रस्ट करके और ट्रेड को प्ले आउट होने देना अभी भी विन में कन्वर्ट हो सकता है। ये हमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले जाता है। अगर आप चार्ट पर ऑब्वियस सप्लाई और डिमांड लेवल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? तो एक और मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ पुल बैक्स पर एंट्रीज फाइंड करने के लिए बिना सप्लाई डिमांड लेवल्स के, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन्स का यूज़। ये एक टूल है जो फिबोनाची नंबर्स के बेसिस पर ऑटोमेटिकली की लेवल्स को हाईलाइट करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये टूल मल्टीपल लाइंस जनरेट करता है और प्राइस इन लेवल्स पर बाउंस करने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल 61.8% लेवल जो गोल्डन जोन के नाम से जाना जाता है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन लेवल है जहां प्राइस पुल बैक करता है। इसलिए ये एरिया सबसे रिलायबल होता है वॉच करने के लिए। ये मैं कैसे यूज़ करता हूँ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने कोई पोटेंशियल फर्स्ट पुल बैक सिनारियो आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि ये, तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करता हूँ लो से हाई तक ड्रैग करते हुए। फिर 101.8% फिबोनाची लेवल पर बाय ऑर्डर प्लेस करता हूँ, स्टॉप लॉस को एंट्री के थोड़ा नीचे सेट करके और टेक प्रॉफिट को टारगेट करता हूँ। मैं या तो पिछले हाई को टारगेट करता हूँ या एक और ऊंचे लेवल को टारगेट करता हूँ, क्योंकि ये सेटअप्स अक्सर बड़ी मूवमेंट का पोटेंशियल रखते हैं। एक बार जब सब कुछ सेट हो जाए तो बस मार्केट को काम करने दें और उसे अपना काम करने दें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइस ने हमारी एंट्री को बस थोड़ा सा विक किया और फिर बाउंस होकर हमारी ट्रेड को सफल बना दिया। अब यहाँ सबसे रोमांचक बात है, फर्स्ट पुल बैक का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक स्वतंत्र रणनीति के रूप में काम नहीं करता, बल्कि आप इसे अपनी मौजूदा ट्रेडिंग रणनीतियों में भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक लोकप्रिय रणनीति जो फर्स्ट पुल बैक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है वह है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। मैं यहाँ पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगी, लेकिन इसका बेसिक आइडिया कुछ ऐसा है। प्राइस एक रेंज के भीतर कंसोलिडेट करता है और जब वह उस रेंज को ब्रेक करता है तो अक्सर वह तेज़ी से मूव करता है, जिससे हमें एंट्री लेने का बहुत कम समय मिलता है। और अगर आप ब्रेकआउट को पकड़ने की कोशिश करते हैं और एंट्री करते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो सकता है। इसलिए जो मैं करना पसंद करती हूँ वह है ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट पुल बैक के बनने का इंतज़ार करना। जब ब्रेकआउट हो जाए और ट्रेंड में थोड़ा सा एग्जॉस्शन दिखाई दे तो मैं फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करती हूँ। इसे ब्रेकआउट मूव के लो से हाई तक ड्रैग करती हूँ। फिर मैं 61.8% लेवल पर एक बाय ऑर्डर सेट करती हूँ। स्टॉप लॉस को हमारी एंट्री से थोड़ा नीचे और टेक प्रॉफिट को पिछले हाइज पर सेट करती हूँ। अब बस प्राइस को खेलने देना है और इस उदाहरण में प्राइस गोल्डन जोन में रिट्रेस हुआ, हमारी एंट्री को हिट किया और फिर बाउंस होकर टेक प्रॉफिट हिट किया, जिससे यह एक सफल ट्रेड बन गया। अब मैं ये काफ़ी जोर देकर कहूँगी कि कभी कभी प्राइस रिटेस्ट भी नहीं करता और सीधा रनों पर चला जाता है। आप इस रणनीति का इस्तेमाल करते हुए कुछ ट्रेडिंग अवसरों को मिस करेंगे, लेकिन मिस करना कभी हारना नहीं होता।